हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसी पर्पज़ से हम केमिस्ट्री क्लास 12 के जो चैप्टर्स है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में प्रकर्म कहते हैं, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th में अभी तक कई बार पूछा जा चुका है, तो अभी तक जितने भी जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है 12th क्लास के, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए ना जितने भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम बारी बारी से बताते हैं, और आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ करके आप लोग इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये 12th बोर्ड में देने वाले एग्जाम जितने भी स्टूडेंट्स है उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2026 के हम गेस्ट पर्पज से बनाए हैं। आप लोग इसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कह रहा है अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, तो हम लोग इसका अंतर कैसे लिखेंगे। अयस्क और खनिज में निम्न अंतर है। ठीक है, इसके लिए 2 और बना देंगे, एक और अयस्क कर देंगे और एक और क्या कर देंगे, खनिज कर देंगे। ठीक है, ये दोनों धातु से संबंधित है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, और इसमें कह रहे हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए, जितने भी अयस्क होते हैं वो सारे के सारे खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज से ही अयस्क को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। परंतु देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि खनिज से अयस्क को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए खनिज नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा है कि अयस्क को खनिज से ही प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आप लोग को ऊपर बोले हैं, और खनिज को पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं ना। तीसरा है हम लोग का अयस्क एक समांगी पदार्थ है। ठीक है, यानी खनिज के तुलना में जो अयस्क होता है एक समांगी पदार्थ होता है। ठीक है, जबकि खनिज एक क्या होता है, विषमांगी पदार्थ होता है ना। अयस्क के तुलना में ये विषमांगी होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, समांगी होता है, क्योंकि देखिए अयस्क में भी अशुद्धियाँ होता है और खनिज में भी अशुद्धियाँ होता है, लेकिन खनिज में अशुद्धियाँ बहुत ही ज़्यादा होता है और अयस्क में कम होता है, इसलिए इसके कंपेरिजन में यह एक समांगी पदार्थ होता है और यह एक क्या होता है, विषमांगी पदार्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करें कि जारण और निस्तापन में क्या अंतर है। देखिए जारण को दूसरा नाम भर्जन भी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये कई बार अभी तक पूछा जा चुका है एग्जाम में। 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जारण और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो एक और कर देना आप लोग को ना जारण या भर्जन, और एक और कर देना है निस्तापन। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे मान के चलिए ये जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है ना, फिर ये कॉपर का हो जाएगा, फिर आयरन का हो जाएगा, जितना भी सल्फाइड हो गया यानी जिसमें एस आता हो, ठीक है, उनके लिए ही ये क्या होता है, भर्जन उपयुक्त होता है। और ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, यानी जितने भी अयस्कों में कार्बोनेट आता है, जैसे मान लीजिए ZnCO3 है, ठीक है, ये कार्बोनेट आ गया, तो जितने भी खनिजों में ना कार्बोनेट आता है, वैसे चीज़ों का ना हम लोग स्टडी किस में, निस्तापन में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से ना शुद्ध रूप में क्या किया जाता है, धातु को निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है इसका अंतर, भर्जन प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी भर्जन प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, और निस्तापन प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए भर्जन प्रक्रिया के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये रहेगा तो ही ये प्रक्रिया संपन्न होगी, जबकि निस्तापन में वायु की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका तीसरा अंतर है, भर्जन प्रक्रिया में SO2 से संबंधित गैसों का निर्माण होता है। ठीक है, जब भर्जन प्रक्रिया होता है तो इसमें SO2 से संबंधित गैसों का क्या होता है, निर्माण होता है, जबकि निस्तापन प्रक्रिया में CO2 से संबंधित गैसों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को ना एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड है ना, इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये भर्जन का है, तो ये बना लेगा ZnO प्लस में क्या बना लेगा, SO2। ठीक है, इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है, इसको 2 कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक ना, तो ये बनाएगा SO2 बनाता है, और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हुआ तो ये क्या हुआ, भर्जन प्रक्रिया। ठीक है, एक जैसे मान के चलिए हम लेते हैं
CO3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको केवल गर्म करेंगे ना तो ये बन जाएगा क्या, ZnO प्लस CO2। तो देखिए इसमें CO2 बन रहा है और उसमें क्या बनता था, SO2 बनता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि भर्जन प्रक्रिया में SO2 से संबंधित गैस का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, CO2 से संबंधित गैस का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर है ना, इस अंतर को तो आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे। चलिए इसको नॉर्मली तरीके से हम लोग ना देख लेते हैं इसको। देखिए धातु विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। धातु इलेक्ट्रॉन दाता होता है ना, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। धातु के दौड़नांक और क्वथनांक काफी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि अधातु के दौड़नांक और क्वथनांक काफी क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। यानी दौड़नांक क्वथनांक कहने का मतलब इनकी गुणवत्ता काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनका क्या होता है, उच्च होता है, और इनमें थोड़ा सा कम होता है, इसलिए दौड़नांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग चौथा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। गालक और धातुमल में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए गालक और धातुमल में निम्नलिखित अंतर है। गालक को द्रावक भी कहते हैं और इंग्लिश में फ्लक्स कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई अयस्क है तो अयस्क में भी क्या होते हैं, कुछ अशुद्धि होते हैं, और अशुद्धि किस टाइप का होता है, अगलनीय, जो कि ना उनको दूर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई पदार्थ मिलाते हैं, और पदार्थ मिलाने से वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, ठीक है। जैसे मिलाने वाला पदार्थ देखिए SiO2 हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दोनों में से किसी को मिला करके अशुद्धियों को क्या करिएगा, दूर करिएगा, जिससे अयस्क शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गालक कहते हैं, ठीक है। चलिए धातुमल किसको कहते हैं, इसको देख लीजिए। अयस्क में उपस्थित गैंग के साथ, ठीक है। देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करे, अयस्क में उपस्थित गैंग के साथ गालक संजोग करके, जो ये अभी अभी हम लोग लिए, जो पदार्थ द्रवशील रूप में बनाता है उसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसे हम लोग गैंग कहते हैं, और ये गैंग के साथ जो गालक अभी बना है, ठीक है ना, जो अगलनीय अशुद्धियों को दूर करते हैं वाला जो पदार्थ होता है, अगर उसको गैंग के साथ मिला देते हैं तो एक द्रवशील रूप से पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। जैसे में देखिए ना, एक यहाँ पर CaO गालक का भी काम करता है और धातुमल का भी काम करता है, ठीक है। और SiO2 के साथ अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या बनाता है, CaSiO3, ठीक है। इसको हम लोग धातुमल कहते हैं, और ये हम लोग का गालक हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, गैंग हो गया, ठीक है। तो गैंग और गालक मिलकर क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं, ठीक है। तो धातुमल को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि गैंग और गालक के मिलने से जो द्रवशील पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे धातुमल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। गैंग या अधात्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं ना, अयस्क में जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, नमी हो गया, ठीक है, और इत्यादि हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें ना अयस्क में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। चलिए इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा है प्रगलन या द्रावण, इसको भी देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित ना, जो जिसका जारण किया गया हो या फिर जिसको निस्तापित किया गया हो वैसे अयस्क से ना, वैसी वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जिनका जारण हो चुका है या फिर निस्तापित हो चुका है वैसे अयस्कों से जो धातु को द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड है, ये जारित अयस्क है, इसमें कार्बन से अभिक्रिया कराए तो Zn अलग हो गया धातु और CO बन गया, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया हम लोग का क्या कहलाती है, प्रगलन। अब ऑब्जेक्टिव में भी देखिए क्या पूछता है ना, इसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। वही पूछता है कि देखिए प्रगलन प्रक्रिया में ना किस तत्व का उपस्थिति होना जरूरी है, तो किसको बताइएगा, कार्बन को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ना ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना आते हैं 6 पर। अच्छा वो
ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि देखिए एल्युमिनियम हो चाहे तांबा हो जिसको कॉपर बोलते हैं, आयरन हो, जिंक के मुख्य अयस्कों के नाम तथा संरचना सूत्र को लिखे। देखिए कोई इनमें से एक देगा, ठीक है, लेकिन ना कौन सा देगा ये हम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम इन 4 तत्वों को लिखे हैं। इनमें से चारों तत्वों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए अयस्क में एल्युमिनियम का लिख लीजिएगा, बॉक्साइट और कोडार्नम। इसका संघटक सूत्र या संरचना सूत्र टाइप का ये दे दिए, ठीक है। कॉपर का 2 को लीजिए, एक कॉपर पैराइट्स लिख दीजिएगा, एक क्यूपराइट लिख दीजिएगा, चाहे कॉपर ग्लांस भी लिख दीजिएगा। तीनों का हम सूत्र भी लिख दिए, देख लीजिएगा। आयरन में ना हेमाटाइट या मैग्नेटाइट लिख दीजिए, चाहे आयरन पायराइट लिख दीजिए, चाहे सिडेराइट लिख दीजिए, इसके भी सूत्र लिख दिए हैं। और ये जिंक ब्लेड या कैलेमाइन या जिंकाइट इसके भी लिख दीजिएगा, और इसके भी सूत्र हम लिख दिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि देखिए जिन धातुओं के 2 अयस्कों के नाम और संरचना सूत्र बोलेगा लिखने के लिए, उनको याद आप लोग कर लीजिए। ये 4 तत्व इंपॉर्टेंट्स है जिनको हम लिख चुके हैं, आप लोग इनके सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे भी हम क्लास में बहुत अच्छे से याद करवाए हैं, और इतना ही नहीं लगभग 11 अयस्कों के नाम और सूत्र याद करवाए हैं, ठीक है, 11 तत्वों का। तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करें ना। देखिए जो जिंक ब्लेड अयस्क होता है ZnH, ठीक है, इससे जिंक धातु को कैसे हम लोग ना निकालते हैं, उनके बिंदुओं की चर्चा करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए इसको जब जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन से संयोग करके गर्म करते हैं तो वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो ये जिंक ब्लेड है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब जिंक ऑक्साइड को जारित अयस्क के कोयले के चूर्ण के साथ यानी कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जिंक धातु प्राप्त होता है। यानी ऐसा समझ लीजिए ना, जो ये ZnO है जो प्राप्त हुआ है, इसको कार्बन कोक के साथ या फिर कोयले के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु बाहर हो जाता है, और ये CO बन के क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जिंक क्या हो गया, निष्कर्षित हो गया, ठीक ना। जिसका अभिक्रिया हम लिखे हैं इसको देख लीजिए, यही अभिक्रिया है जो कि अभी अभी हम लिख के समझा रहे थे, तो वही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जिंक ब्लेड से हम लोग क्या बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और जिंक ऑक्साइड से कोयले के चूर्ण के साथ किस में परिवर्तित कर देते हैं, जिंक में कर देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चंस का आंसर है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों को लिखे, ठीक है। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, और दूसरा क्या है, फेन उत्प्लवन विधि है, या फिर इसको झाग विधि है ना। इसके द्वारा ना हम लोग क्या करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं। धातुओं का शोधन करने का मतलब धातुओं का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जैसे में देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन से इसको देख लीजिएगा। खरे कि इस विधि के द्वारा हेमाटाइट और टिन स्टोन अयस्क का क्या कहता है, सांद्रण किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हेमाटाइट और टिन स्टोन का सांद्रण करने का मतलब इसके द्वारा ना लोहा और टिन को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखिए इसके विधि में लिख लीजिएगा, सबसे पहले हल्की अशुद्धियों को अयस्क से जल के द्वारा अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और प्राप्त अयस्क को महीन पीसकर पानी की प्रवाह में डाला जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ क्या होती है, बह जाती है, और अयस्क के भारी कण नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। इसी विधि को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। जैसे कि आप लोग ना मान लीजिए नली देखे होंगे, नली, ठीक है, तो नली में क्या होता है कि पानी जब बारिश होता है तो ये बहता है, लेकिन इसके जो बालू के कण होते हैं भारी होने के कारण ये कहाँ होते हैं, नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। जैसा कि वही प्रक्रिया इसमें भी है, और जो ये बहने वाली होती है अशुद्धियाँ, ये क्या होती है, बाहर हो जाती है, और ये जो नीचे बैठा हुआ पदार्थ है इसको निकाल करके इसी से क्या किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण किया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग का ना धातु बनता है। और कौन कौन सा धातु और किस इसका किया जाता है सनर्थ, हेमाटाइट और टिन स्टोन। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है कि फेन उत्प्लावन झाग विधि ना, ये कौन कौन से अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो देखिए जितने भी सल्फाइड अयस्क है ना, जिसमें सल्फर आता है, वैसे अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। जैसे में देख लीजिए इसको,
इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। जैसा कि ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में, इस विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण पाइन का तेल, ठीक है, और पानी के मिश्रण के साथ किया जाता है, ठीक है। पाइन का तेल ऑर्गेनिक तेल हो गया और पानी के मिश्रण के साथ किया जाता है, जिसमें अयस्क के चूर्ण तेल और पानी से चिपक कर क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और बाहरी कण नीचे बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस में ऐसा ही प्रोसेस होता है जिससे ना सल्फाइड अयस्कों का समाहरण या सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को केवल विधि कह रहा है लिखने के लिए, तो हम लोग विधि को लिख लेंगे ना। इनमें से कोई एक विधि अगर दे देगा तो इतना आप लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। क्रायोलाइट क्या होता है चलिए बताते हैं। क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है, या फिर इसी क्वेश्चन का ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ है ना। दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही जैसा आप लिख सकते हैं। जैसे इसको देखिए, एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की निम्न भूमिका या लाभ है, ठीक है। जैसे देखिए ये एल्युमिना को विद्युत का अच्छा सुचालक बनाता है, ठीक है, और ये वैद्युत अपघट्य गलनांक का ताप कम करता है ना। ये जो क्रायोलाइट पदार्थ होता है, जैसे ही हम लोग एल्युमिनियम के अयस्क में मिला देते हैं, उनके एल्युमिना को विद्युत के द्वारा क्या करता है, सुचालक बना देता है। और दूसरी बात, वैद्युत अपघट्य के गलनांक के ताप को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़िया रहती है, ठीक है ना। तो क्रायोलाइट जो पदार्थ होता है ये एल्युमिनियम के धातुकर्म या जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो उसके वैद्युत अपघट्य पदार्थ के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। इसके छड़ भी बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को आप लोग हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के वैद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। देखिए ग्रेफाइट की छड़ अन्य धातु के अपेक्षा सस्ता होता है, ठीक है, इसलिए इसे वैद्युत अपघटन में एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये सस्ता होने के कारण जब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो इसको ना हम लोग एनोड के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर इस प्रकार एल्युमिनियम के निष्कर्षण में ग्रेफाइट छड़ की भूमिका एनोड पर O2 गैस को संरक्षित यानी उसको अपनी तरफ ना जमा करने की कोशिश करता है ना, संरक्षित करना होता है ताकि वे फिर से एल्युमिनियम से अभिक्रिया न कर सके, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, इसके वैद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट छड़ के हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कारण ये होता है कि ये एक सस्ता होता है और ये एनोड के रूप में काम करके सारे एल्युमिनियम के वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया को क्या करता है, पूरा कर देता है, ठीक है। जिससे इसके एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है ताकि वे फिर से एल्युमिनियम से अभिक्रिया न कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम के वैद्युत अपघटनी के जो धातुक्रम होता है उसमें ग्रेफाइट छड़ की भूमिका होती है, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप लोग मत लिखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है धातुक्रम क्या है ना। देखिए धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है, ठीक है। तथा होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न पदों का अध्ययन क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। देखिए धातुओं को अयस्कों से अगर शुद्ध अवस्था में अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग धातु के निष्कर्षण कहते हैं। और इस निष्कर्षण में जितनी भी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, पद करके पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए ना, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि था, फिर उत्प्लवन विधि था, तो ये दोनों विधि है, ठीक है, जिसमें ये धातु क्रम में काम आते हैं, ठीक है, जो कि अयस्कों से क्या किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो देखिए धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है और जितने भी होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न जो पद होते हैं जिनसे उसका निष्कर्षण करते हैं उससे हम लोग धातु क्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है भर्जन, जिसको हम जारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। देखिए ऊपर हम लोग जानते थे कि देखिए भर्जन क्या आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और अगर निस्तापन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए पढ़ लेते हैं। जब किसी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह धातु ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जारण या भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ये देखिए सल्फाइड अयस्क है, ठीक ना, जिसको जिंक ब्लेड भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको अगर हम लोग गर्म किए तो इसका जो जिंक था ये किसमें बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। और ये अशुद्धियाँ क्या होगी, बाहर निकल गई। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं, ठीक है। अब ठीक इसके उल्टा देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा गया है,
ये है क्वेश्चंस निस्तापन किसे कहते हैं और उदाहरण देकर समझाइए। तो वही चीज़ हो गया, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए निस्तापन, ठीक है, जब किसी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह धातु ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, इसमें कोई ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कराया गया है और ये किस में बदल गया, धातु के ऑक्साइड में, और ये अशुद्धियाँ CO2 के रूप में क्या हो गई, बाहर हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जारण में क्या होता था, जारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था और निस्तापन में क्या होता था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे और दोनों क्वेश्चंस का अंतर भी आप लोग ऊपर देखे थे। चलिए एक बार दिखा देते हैं। और इतना ही इस चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे गेस्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, अंत में आप लोग को हम बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये वाला बताए थे, ठीक ना, निस्तापन और भर्जन में अंतर, जो कि उसी परिभाषा से ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा लास्ट। ये प्रगलन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रगलन में किसका उपयोग करते हैं, कार्बन तत्व का करते हैं ना, कार्बन को कहिए चाहे कोयला के चूर्ण कहिए, उसी का करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित, जिसका न भर्जन किया गया हो या फिर जारण किया गया हो और जो जारित या निस्तापित अयस्क होता है उसी के बारे में कह रहे हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रगलन या प्रद्वारण कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रद्वारण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से, ठीक है, यानी पहले से न या तो उसको जारित किया गया अयस्क होगा या फिर निस्तापित। जारित या निस्तापित क्या होता है, चलिए ऊपर हम बता देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए जिंक कार्बोनेट पहले था, अब ZNO हो गया, तो इसको क्या किया गया, निस्तापित किया गया है। ठीक है, ये ZNO निस्तापित हो चुका है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड था पहले, अब ZNO हो गया, तो ये क्या किया गया है, भर्जन किया गया, यानी इसका जारण हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा था कि वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रगलन या प्रद्वारण कहते हैं ना। तो यहाँ पर अपना देख लीजिए कि जो हम लोग का जारित या निस्तापित अयस्क था, इसमें कार्बन के चूर्ण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन के चूर्ण या फिर कोयला का चूर्ण। ये क्या करता है, अभिक्रिया करके जिंक को अलग कर देता है और CO के साथ जो अशुद्धियाँ जितनी होती है वो क्या होती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को समझ लिए हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि कौन कौन सा इसके क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग ना नोट्स में भी लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, इस चैप्टर्स का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, VVI के तौर पे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लीजिएगा, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, A और B दोनों, इसको भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी छोड़ सकते हैं, 10 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 12, यानी ये कर लीजिएगा, और 13 भी कर लीजिएगा और 14 भी कर लीजिएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन 2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करके पूछे जाते हैं। बाकी इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही कम क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से रिविजन कर लेना है, ताकि आप लोग का बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का पेपर हो वो बहुत ही अच्छे से जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस चीज़ों को ना समझ लीजिएगा, देख करके नोट्स पर उतार लीजिएगा और परीक्षा आने से पहले इसको तैयार करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।